ओके, नाउ वी आर लाइव। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट 1 ईयर में अपन क्या करने वाले हैं उसी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीजें इसमें। जैसे आपने जर्नी स्टार्ट की थी एनटीएसी के लिए जब आप 7th क्लास में थे। अभी आप 8th क्लास में आए हो, उसके बाद 9th और 10th में आपका एक्चुअल में जो एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है। तो 9th क्लास जो होगी उसमें भी आपको पूरी मेहनत करनी है। 10th क्लास में आपकी ये जो 3 साल की जो पूरी मेहनत है इसका आपको रिजल्ट 10th क्लास में देखने को मिलेगा जब आप एनटीएसी के एग्जाम में अपीयर हो गए। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा, एनटीएसी क्या होता है। तो आज इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो। एनटीएसी एक्चुअल में एक एग्जाम है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, जो कि इंडिया लेवल पे कंडक्ट की जाती है, अपने सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट की जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअल में जो टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, चेक किया जाता है पूरे ऑल इंडिया से। ऐसे कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, एज ए रिवार्ड उनको कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके साथ ही उनको कुछ सर्टिफिकेट्स और एक्नॉलेजमेंट उनको मिलता है, जिससे कि वो आगे फ्यूचर में कोई और एग्जाम्स होते हैं जो उनके फ्यूचर के, जैसे कि कोई जॉब के लिए वो एग्जाम दे रहे हैं या फिर हायर स्टडीज के लिए अगर वो कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सब के लिए वो क्या करते हैं, एलिजिबल होते हैं, उन सब के लिए वो प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए एनटीएसी नाम से एक एग्जाम होती है जिसको एनसीईआरटी कंडक्ट करवाता है। एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये जो है ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आप बुक्स भी पढ़ते हो, एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ते हो। इसमें होता क्या, इसमें 2 टियर एग्जामिनेशन होता है। 2 एग्जाम होते हैं इसमें, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 जो होता है बेटा वो आपका स्टेट लेवल पे टैलेंट को सर्च किया जाता है। उसमें स्टेट लेवल से एक पर्टिकुलर स्टेट होगा, जैसे कि अपना राजस्थान, तो राजस्थान से जितने बच्चे होंगे उनमें से कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा और उन बच्चों को भेजा जाएगा सेंटर एग्जाम के लिए। जो सेंटर की जो सेकंड स्टेज जो एग्जाम होती है उसके लिए भेजा जाता है। तो ये जो सेकंड स्टेज की जो एग्जाम है इसमें वही बच्चे अपीयर होते हैं जो कि आपके फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करते हैं। ओके, तो ये डाउट क्लियर कि स्टेज 1 कौन सा होता है, स्टेज 2 कौन सा होता है। स्टेज 1 जो होता है वो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है और स्टेज 2 जो होता है वो आपके सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, जिसको एनसीईआरटी कंडक्ट करवाता है। ओके, इसके बाद में आता है एग्जाम पैटर्न। तो रियल में होता क्या इस एग्जाम में, एग्जाम तो होता है चलो मान लिया, लेकिन अब इस एग्जाम में आप एग्जाम जब अपीयर होगे तो उसमें आएगा क्या, पढ़ेंगे क्या अपन। तो बेटा उसमें दोनों स्टेज के लिए सेम सिलेबस है, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के लिए सेम सिलेबस है। और सिलेबस कुछ इस तरह से है, 2 अलग अलग पेपर होते हैं, एक ही दिन में 2 अलग अलग पेपर होते हैं। एक को बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मैट, और एक को बोलते हैं स्कॉलर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारी सब्जेक्ट इंक्लूड होती है। जैसे ये जो सेट का जो एग्जाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से होंगे, वो होंगे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज, इन सबको कवर किया जाएगा। जिसमें आपका सोशल साइंस में आ गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। साइंस में आ गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन सबको कवर करते हुए एक सेट का एग्जाम होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही एक मैथ का एग्जाम होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें होता क्या, इसमें भी वही 100 क्वेश्चन आते हैं और ये सारे क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। रीजनिंग जैसा कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 2-3 चैप्टर आपने 7th क्लास में पढ़े, अभी आगे 8th क्लास में और आप पढ़ने वाले हो। तो इन सबको आपको चेक किया जाता है कि आप में प्रॉब्लम सोल्व करने की कितनी एबिलिटी है, कितने आप माइंड को एक तरह से मोल्ड कर सकते हो सिचुएशन के अनुसार। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। जो मैंने टेस्ट बताया उसमें होगा क्या, सबसे पहले मैथ का टेस्ट, उसमें आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 120 मिनट्स का आपका पेपर होगा, मतलब 2 आवर का आपका ये पेपर होने वाला है। क्वेश्चन आएंगे 100 और मार्क्स कितने होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही आपका सेट का एग्जाम होता है, वो भी 2 आवर्स का होता है और इसमें भी 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं। अब यहाँ पे चेक करने वाली बात यह है कि सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स के होते हैं और यहाँ पे कोई भी पेनल्टी मार्क्स नहीं कटा जाता है। जैसे कि आपने कोई गलत अगर आपने ऑप्शन टिक कर दिया तो उसका पेनल्टी मार्क्स कटता है, लेकिन यहाँ पे आपको वो नहीं काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एनटीएसी एग्जाम का सिलेबस। एग्जाम के बारे में पता कर लिया, एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है ये पता कर लिया। अब देखते हैं एग्जाम में आने क्या वाला है। अपने को ये पता है 2 पेपर होने हैं, सेट और मैट, लेकिन सेट और मैट में सिलेबस क्या होगा। तो बेटा सिलेबस जो है वो इस तरह से आपका डिफाइन किया गया है कि 10th क्लास तक के लेवल के बच्चे में जितना आईक्यू होना चाहिए, जितना उसमें एक मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर नॉलेज के लिए, तो वो सारा आपका चेक किया जाता है। और ये डिफरेंट आपके जो सब्जेक्ट हैं उनसे क्वेश्चन पूछ के आपका चेक किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे कौन कौन सी होती है, मैथमेटिक्स होती है, इंग्लिश होती है,
जनरल नॉलेज जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होती है, जो आपके आसपास में जो डेली जो घटनाएं होती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेंटल एबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं इसमें। साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी, और ऐसे ही सोशल साइंस के 3 सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये सारे आपके सिलेबस में कवर किया जाता है। अब बात हो गई कि एग्जाम भी हो रहा है, एग्जाम कैसे होगा ये भी पता लग गया, एग्जाम में क्या आने वाला है ये भी पता लग गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इन सब की तैयारी करें तो करें कैसे। आपने सर बता तो दिया कि सिलेबस ये है, पेपर में ये आने वाला है, तो सर पढ़े कहां से, हमारे तो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। तो बेटा इसी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसके ऊपर वर्क करते हैं, एनटीएससी के लिए वर्क करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनकी फीस इतनी हाई होती है कि जो एक रूरल जो बैकग्राउंड है या फिर सेमी अर्बन जो कि छोटे जो शहर है, उनके बच्चे इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर एक्सेस नहीं कर पाते। इस वजह से हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिफॉर्म क्लासेज, जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है एनटीएससी एग्जाम के लिए। एनटीएससी एग्जाम जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, इसमें आपको हम क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक की सारे सिलेबस को कवर करवाते हैं, जिसमें आपके स्कूल का सिलेबस एज ए ट्यूशन और एनटीएससी का सिलेबस एज ए प्री फाउंडेशन, ये दोनों इसमें कवर किया जाता है। और फिलहाल ये जो क्लास है ये ओरिएंटेशन क्लास है, जो कि 8th क्लास के बच्चों के ऊपर फोकस है। तो आगे देखते हैं, इसमें ट्यूशन और प्री फाउंडेशन का मैंने बताया था। ट्यूशन और प्री फाउंडेशन में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है। आप बोलोगे कि सर हम स्कूल में पढ़ते हैं और हम ट्यूशन भी जाते हैं, तो हमको प्री फाउंडेशन की जरूरत कहाँ है, हम तो सारा कुछ पढ़ ही रहे हैं, और एक बार नहीं हम तो 2-2 बार पढ़ रहे हैं। तो बेटा ट्यूशन और प्री फाउंडेशन में कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस क्या है, देखो ट्यूशन में आप क्या करते हो, ट्यूशन में आप रिपीटेड चीजों को पढ़ते हो, सेम चीज को रिपीट करते हो जो आपने स्कूल में पढ़ा है, जो आपने स्कूल में पढ़ा है उसी चीज को आप, उसी सिलेबस को आप ट्यूशन में रिपीट करते हो। मतलब आपने एक बुक ले ली और उसमें जितना भी है वो आपको एक बार स्कूल में पढ़ा दिया और एक बार आपको ट्यूशन टीचर ने पढ़ा दिया। तो ऐसे आपके ट्यूशन में सिर्फ आपके स्कूल सिलेबस कवर होता है। प्री फाउंडेशन में क्या होता है एक्स्ट्रा, प्री फाउंडेशन में आपको स्कूल सिलेबस को कवर करते हुए उससे एक्स्ट्रा, उससे एडिशन में आपको कुछ सिलेबस कवर किया जाता है। जैसे कि अगर आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो और 8th क्लास में अगर आप प्री फाउंडेशन का कोर्स कर रहे हो, तो बेटा आप एक्चुअल में 8th क्लास के साथ साथ आप 9th क्लास और 10th क्लास का थोड़ा थोड़ा सिलेबस आप इसके साथ 8th क्लास में ही पढ़ रहे हो। इससे होगा क्या कि जब तक आप 10th क्लास में पहुंचोगे, जब तक आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके होगे 10th क्लास के सिलेबस को लेके, ठीक है। तो एक्चुअल में प्री फाउंडेशन होता क्या है, +2 या +3 इसमें क्लासेस का सिलेबस इसमें करवाया जाता है। इसके अलावा ट्यूशन में आप एक पर्टिकुलर दायरे में फिक्स हो जाते हो, एक पर्टिकुलर एरिया में फिक्स हो जाते हो, जिसमें होता क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको जो चीजें आपको स्कूल में पढ़ाई गई है सिर्फ वही आपको नॉलेज में आएगी, वही आपको पता होगा। इसके अलावा आपके आसपास में क्या कुछ हो रहा है, मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके हायर स्टडीज में काम में आते हैं। आगे जब आप हायर स्टडीज को कंप्लीट करके जब आप जॉब के लिए जाओगे, तो उसके लिए आप जब कंपटीशन की जो एग्जाम्स होते हैं उन्हें बैठोगे, तो वहां पे आपको रीजनिंग पूछी जाती है। अब आपको रीजनिंग या तो आप एक साथ इसको लास्ट में जाके जब आपने पूरा अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया और जॉब के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर कोई एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, उस वक्त आप इसको प्रिपेयर करो, या फिर आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके आप इसको थोड़ा थोड़ा करके अभी से प्रिपेयर करते रहो, जिससे कि आप जब तक आप उस लेवल तक पहुंचोगे जहां पे आपको रीजनिंग की जरूरत है, तब तक आप इसमें पूरी तरह से, एक तरह से मैं बोलूं तो आप इसमें पूरी तरह से प्रोफेशनल बन जाओगे, जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो कि समय के साथ आती है। आप ऐसे नहीं कि 2 महीने 3 महीने में पढ़ के आप रीजनिंग सीख लिए, नहीं, ये रीजनिंग एक्चुअल में आपके माइंड का खेल होता है। जितना आप अपने माइंड को यूज करते हो, जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन करते हो, उतना ही ज्यादा ये शार्प होता जाता है। तो ये रीजनिंग का आपको जो है ये ट्यूशन में नहीं मिलता, ये मिलता है आपको ओनली प्री फाउंडेशन में। ओके, इसके अलावा अब बात आती है कि आपने प्री फाउंडेशन का कोर्स कर लिया, आपने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगा क्या एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, जिससे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, आपका जो मेंटल एबिलिटी जो है वो थोड़ा गेन हो। तो बेटा यहाँ पे होता क्या है कि जैसे प्रीवियस स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके थे पिछले साल ही, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो वो अच्छे से जानते हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है, क्लासेस कैसे कंडक्ट की जाती है, क्या क्या इसमें आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसमें कुछ वीडियो लेक्चर होते हैं, लेक्चर में आपको ऐसे कुछ विजुअली कुछ ग्राफिक्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको चीजों को रिकॉल करने में आसानी होती है। ओके, तो इसमें कुछ इस तरह से ग्राफिक्स होंगे, ये कुछ सैंपल हैं जो कि लेक्चर के सैंपल हैं, इस तरह से आपके लेक्चर सैंपल हैं। यहाँ पे कुछ ज्योग्राफी के चैप्टर के हैं, और ये जो है ये यहाँ पे डीपीपी। देखो बेटा आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे घर पे, आप जब तक उसको अपने खुद के हाथ से जब आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आपको वहां पे
चीजें रिकॉल नहीं होगी, आप एग्जाम में भूलते जाओगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डेली प्रैक्टिस। तो वो डेली प्रैक्टिस आप कहाँ से करो? अभी आपके स्कूल के जब आप बुक्स में देखोगे तो उसमें लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्री फाउंडेशन में हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं डीपीपीएस। इसमें बेटा होता क्या है कि जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में कम से कम 3 टेस्ट आपके प्रोवाइड करवा जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं और कुछ कुछ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होते हैं जिसमें आपको लिखना पड़ता है। एग्जाम पूरी ऑब्जेक्टिव है इसमें, इसलिए पूरा फोकस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा किया जाता है। बाकी आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको स्कूल के हिसाब से भी आपको तैयार किया जाता है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिवली लिखना पड़ता है, पेन और पेपर का यूज करके आपको लिखना पड़ता है। तो डीपीपी होती है हर चैप्टर में कम से कम 3 डीपीपी, इसके अलावा ज्यादा भी डीपीपी हो सकती है, और ये हर सब्जेक्ट में होती है। डेली प्रैक्टिस होता है जिससे कि आप चीजों को अच्छे से रिकॉल कर पाते हो। अगर आपने जैसे मान के चलो कोई चैप्टर है, जैसे आपने एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा कि एक एवरेज का चैप्टर है, ठीक है। अब एवरेज का जो चैप्टर है उसमें आपके बुक में होंगे मैक्स टू मैक्स बुक में होंगे 30 क्वेश्चन, चलो मान लिया 40 क्वेश्चन। लेकिन जब आप डीपीपी सॉल्व करने बैठोगे ना, तो डीपीपी में ही आपको हर डीपीपी में आपको कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीप्लाई 3, तो 30 से 45 क्वेश्चन के आसपास तो आपको डीपीपी में मिल गए। ओके, इसके अलावा चैप्टर जब खत्म होता है, जब चैप्टर पूरा होता है, तो चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ एक्सरसाइज मिलती है। एक्सरसाइज कम से कम उसमें 3 एक्सरसाइज होती है, और 3 एक्सरसाइज वो होती है जिसमें एक एक्सरसाइज होती है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि ओलंपियाड वगैरह में या फिर एनटीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ पे कुछ सैंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हर चैप्टर के चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलते हैं। जैसे चैप्टर आपने कंप्लीट किया, आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हो कि हाँ मैं इसके लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर हूँ कि नहीं हूँ, कि पहले क्वेश्चन पूछा गया मैं इसको सोल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको कुछ एक्सरसाइज मिलती है, और एक्सरसाइज में होता क्या है बेटा, कम से कम 3 एक्सरसाइज होती है, और 3 एक्सरसाइज में कम से कम आपके हर एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन तो आपके एवरेज आपके हर एक्सरसाइज में होंगे, तो मल्टीप्लाई 20, तो यहां से आपका बनता है 60 क्वेश्चन। तो 60 प्लस एवरेज आपके डीपीपी में 40 क्वेश्चन, ऐसे आप एक चैप्टर में कम से कम 100 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर चुके होते हो। जब आप इसको मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको चीजें याद करना आसान हो जाती है। चीजें वही होती है जो आपने स्कूल में पढ़ी है या फिर आप आगे पढ़ने वाले हो, लेकिन आपको याद करना आसान हो जाता है जब आप उसका मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हो। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा जाती है।